आज हम 10th क्लास के सोशल साइंस सब्जेक्ट के पॉलिटिकल साइंस बुक से थर्ड चैप्टर डेमोक्रेसी एंड डाइवर्सिटी लोकतंत्र और विविधता के बारे में पढ़ेंगे। इस चैप्टर में हम देखेंगे कि लोकतंत्र में विविधता के क्या मायने हैं, विविधता की सार्वजनिक अभिव्यक्ति किस प्रकार होती है, सामाजिक विविधता कैसे अलग अलग रूप धारण करती है, लोकतंत्र किस प्रकार इन विविधताओं में सामंजस्य बैठाता है। In this chapter, we study how democracy responds to social differences, divisions, and inequalities. We also study how social differences can take various forms. We then turn to how democratic politics affects and is affected by these social diversities. Let's start. अब हम विविधता क्या है और किस आधार पर पाई जाती है, सबसे पहले ये जान लें। एक देश में लोगों में कई तरह से विविधता पाई जा सकती है, जैसे शारीरिक बनावट के आधार पर, कोई छोटा होता है, कोई बड़ा होता है, कोई मोटा होता है, कोई पतला होता है। इस प्रकार शारीरिक बनावट भिन्न भिन्न प्रकार की होती है। लिंग के आधार पर स्त्री और पुरुष, जाति के आधार पर बहुत सी इथनिकल ग्रुप होते हैं, धर्म के आधार पे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई ऐसे विभिन्न धर्मानुयायी लोग रहते हैं। रंग के आधार पे श्वेत और अश्वेत, आर्थिक आधार पे अमीर और गरीब, भाषा के आधार पर तरह तरह की भाषाएं, बोलियां बोली जाती हैं वगैरह वगैरह। तो इस प्रकार स्पष्ट है, समाज में पाए जाने वाले इन्हीं अंतरों को सामाजिक विभिन्नता, सोशल डिफरेंसेस कहते हैं। और यही सामाजिक विभिन्नता जब एक साथ कई स्तर पे लागू होती है तो ज़्यादा गहरी हो जाती है और सामाजिक विविधता, सोशल डिवीज़न के तौर पर जानी जाती है। तो आज के इस चैप्टर में हम इसी सामाजिक विविधता के बारे में चर्चा करेंगे और डेमोक्रेसी में इसका क्या इफ़ेक्ट होता है, क्या संबंध है, कैसे प्रभाव पड़ता है, पॉलिटिक्स एंड सोशल डिवीज़न, वो सब हम इसमें देखेंगे। तो इस चैप्टर में हम निम्नलिखित बिंदुओं के अंतर्गत डेमोक्रेसी एंड डाइवर्सिटी चैप्टर को समझने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले हम जानेंगे कि मैक्सिको ओलंपिक की कहानी, जिसमें अमेरिका में होने वाले नस्लीय भेदभाव के बारे में बताया गया है। फिर हम सामाजिक विविधता की उत्पत्ति किस प्रकार होती है जानेंगे, यानी ओरिजिन्स ऑफ सोशल डिफरेंसेस। इसके बाद हम सामाजिक विभाजनों की राजनीति को समझेंगे, यानी पॉलिटिक्स एंड सोशल डिवीज़न, इनका क्या कनेक्शन है। और लास्ट में जानेंगे कि सामाजिक विभाजनों की राजनीति का परिणाम किन चीज़ों पर निर्भर करता है। एट लास्ट, क्रूशियल फैक्टर्स विच डिसाइडिंग द आउटकम ऑफ पॉलिटिक्स ऑफ सोशल डिवीज़न। तो आइए इस चैप्टर की शुरुआत करते हैं मैक्सिको ओलंपिक की एक घटना के साथ। स्क्रीन पर जो आप तस्वीर देख रहे हैं, ये 1968 में मैक्सिको सिटी में हुए ओलंपिक मुकाबलों की 200 मीटर रेस के पदक वितरण समारोह की तस्वीर है। अमेरिका का राष्ट्रगान बज रहा है और जो सिर झुकाए तथा मुट्ठी ताने हुए जो दो खिलाड़ी खड़े हैं, वे हैं अमेरिकी धावक टॉमी स्मिथ और जॉन कार्लोस। ये अफ्रो अमेरिकी हैं। इन्होंने क्रमशः गोल्ड मेडल और ब्रॉन्ज मेडल जीता था। इन्होंने जूते नहीं पहने थे, सिर्फ मोजे चढ़ाए। पुरस्कार लेकर दोनों ने यह जताने की कोशिश की कि अमेरिकी अश्वेत लोग गरीब हैं। स्मिथ ने अपने गले में एक काला मफलर जैसा परिधान भी पहना था, जो अश्वेत लोगों के आत्मगौरव का प्रतीक है। तो अपने इन प्रतीकों और तौर तरीकों से उन्होंने अमेरिका में होने वाले रंग भेद के प्रति अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी का ध्यान खींचने की कोशिश की। काले दस्ताने और बंधी हुई मुट्ठियाँ अश्वेत शक्ति का प्रतीक थी। अब यह एक अलग बहस का विषय हो सकता है कि समाज के आंतरिक मामलों को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर उठाना उचित था या नहीं था, और वो भी खेल इवेंट के दौरान। लेकिन टॉमी स्मिथ और जॉन कार्लोस ने इंटरनेशनल लेवल पर अमेरिका में होने वाले रंग भेद के प्रति ध्यान आकर्षित करवाने के लिए इस प्रकार ये घटना को अंजाम दिया। इसके अलावा आपने नोटिस किया होगा कि हाल ही में अमेरिका में एक काले व्यक्ति जॉर्ज फ्लॉयड की एक गोरे पुलिसमैन ने चोरी के संदेह में मार दिया था। पुलिस हिरासत में जॉर्ज फ्लॉयड की हुई हत्या के विरोध में
अमेरिका में रंग भेद के खिलाफ एक बार फिर आंदोलन चल पड़ा। जगह जगह अमेरिका में आंदोलन शुरू हो गए। तो आज भी हम अमेरिका जैसे एडवांस मुल्क में इस प्रकार भेदभाव के उदाहरण देखते हैं। अमेरिका में मार्टिन लूथर किंग जूनियर के नेतृत्व में 60 के दशक में अमेरिका में एक नागरिक अधिकार आंदोलन चला। ये एक अहिंसक आंदोलन था। इसमें नस्ल के आधार पर होने वाले भेदभाव और कानूनों को व्यवहार में समाप्त करने की मांग की गई और इसके बाद काफ़ी हद तक श्वेत और श्वेत के बीच में जो भेदभाव किया जाता था वो समाप्त भी हो गया। अमेरिका का ये उदाहरण हमने देखा। बेल्जियम, श्रीलंका के एग्जाम्पल भी हम देख चुके हैं और पाते हैं कि हर समाज में सामाजिक विविधता अलग अलग रूप में सामने आती है। कहीं यह विविधता जाति आधारित है तो कहीं रंग आधारित, कहीं धार्मिक आधार पर देश में असमानता पाई जाती है तो कहीं आर्थिक आधार पर सामाजिक विविधता मिलती है। तो इस प्रकार स्पष्ट है कि प्रत्येक समाज में विविधता पाई जाती है। अब हम बात करें कि सामाजिक विविधता की उत्पत्ति कैसे होती है। ओरिजिन्स ऑफ सोशल डिफरेंसेस। हम इन विविधताओं पर गौर करें तो पाते हैं कि सामाजिक विविधता की उत्पत्ति दो प्रकार से होती है। एक तो जन्म आधारित विविधता, सोशल डिफरेंसेस बेस्ड ऑन एक्सीडेंट ऑफ बर्थ, जैसे जाति, रंग, लिंग, शारीरिक बनावट, कद का छोटा या बड़ा होना, शारीरिक क्षमता आदि। ये सारा बाई बर्थ ही तय हो जाता है कि कैसा होगा। तो ये जन्म आधारित विविधता है। दूसरी सामाजिक विविधता होती है वर्ण या चयन आधारित विविधता, यानी सोशल डिफरेंसेस बेस्ड ऑन आवर चॉइसेस और सिलेक्शन। कुछ चीज़ें हमारी पसंद या चुनाव के आधार पर भी तय होती हैं, जैसे धर्म कौन सा अपनाना है हमें, भाषा कौन सी बोलनी है, सांस्कृतिक गतिविधियाँ, खेल, पढ़ाई के विषय कौन से लेंगे। तो इन सब के आधार पर भी सामाजिक समूह बनते हैं और ये जन्म आधारित नहीं होते बल्कि हमारे चयन पर निर्भर करते हैं। तो इस प्रकार स्पष्ट है समाज में विविधता दो प्रकार से पाई जाती है। कुछ विविधताएं जन्म से ही तय हो जाती हैं और कुछ विविधता हमारे चयन के आधार पर बन जाती हैं। तो अब आप सामाजिक विविधता के बारे में समझ गए। प्रत्येक समाज में विभिन्नता पाई जाती है। यही सामाजिक विभिन्नता जब कई स्तर पर लागू होती है तो और गहरी हो जाती है और सामाजिक विविधता का रूप ले लेती है। लेकिन हर सामाजिक विभिन्नता सामाजिक विभाजन का रूप नहीं लेती है। एवरी सोशल डिफरेंस डज नॉट लीड टू सोशल डिवीजन। अक्सर आपने देखा होगा कि एक धर्म को मानने वाले लोग खुद को एक ही समुदाय का सदस्य नहीं मानते, क्योंकि उनकी जाति या उनका पंथ, सेक्ट अलग अलग होता है। और यह भी संभव है कि अलग अलग धर्म के अनुयायी होकर भी एक जाति वाले लोग खुद को एक दूसरे के ज़्यादा करीब महसूस करें। तो इस प्रकार हम सभी की एक से ज़्यादा पहचान होती है, आइडेंटिटीज़ होती हैं। इसी तरह लोग एक से ज़्यादा सामाजिक समूहों का हिस्सा हो सकते हैं। इस बात को हमें ध्यान में रखना है। अब हम बात करें कि विभिन्नताओं में सामंजस्य और टकराव, यानी विभिन्नताएं होंगी तो उनमें या तो सामंजस्य होगा या टकराव होगा। ओवरलैपिंग एंड क्रॉस कटिंग डिफरेंसेस। सामाजिक विभाजन तब पैदा होता है जब कुछ सामाजिक अंतर दूसरी अनेक विभिन्नताओं से ऊपर और बड़े हो जाते हैं। उदाहरण के लिए अमेरिका में श्वेत और अश्वेत का अंतर एक सामाजिक विभाजन भी बन जाता है, क्योंकि अश्वेत लोग आमतौर पर गरीब हैं, बेघर हैं और भेदभाव का शिकार हैं। यानी कई सामाजिक विभिन्नताएं एक साथ लागू होती हैं और समाज में सामाजिक विविधता पैदा कर देती हैं। जैसे जैसे समाज में विभिन्नता बढ़ती है, विभिन्नता के कई आधार एक साथ जुड़ जाते हैं, तो वह सामाजिक विभिन्नता समाज में विभाजन को और गहरा कर देती है। स्पष्ट सामाजिक विभाजन दिखाई देने लगता है। यही सामाजिक विविधता है। सो क्लियर सोशल डिवीजन टेक प्लेस व्हेन सम सोशल डिफरेंस ओवरलैप विद अदर डिफरेंसेस। तो इस प्रकार सामाजिक विभिन्नता बढ़ावा देती हैं सामाजिक विविधता को। सोशल डिफरेंसेस लीड टू सोशल डिवीजन। इस प्रकार जब
एक तरह का सामाजिक अंतर अन्य अंतरों से ज़्यादा महत्वपूर्ण बन जाता है और लोगों को यह महसूस होने लगता है कि वे दूसरे समुदाय के हैं, तो इससे एक सामाजिक विभाजन की स्थिति पैदा होती है। समाज में पाई जाने वाली सामाजिक विभिन्नताएं, सोशल डिफरेंसेस, कब सामाजिक विभाजन यानी सोशल डिवीज़न में कन्वर्ट हो जाती हैं या बदल जाती हैं, इस चीज़ को एक अन्य उदाहरण से समझते हैं। हम दो उदाहरण देखते हैं, उत्तरी आयरलैंड और नीदरलैंड के। इससे यह कंसेप्ट और क्लियर हो जाएगा। दोनों उदाहरण को एक साथ रखकर देखते हैं। उत्तरी आयरलैंड और नीदरलैंड दोनों ही ईसाई बहुल देश हैं, यानी दोनों में ईसाई धर्मानुयायी ज़्यादा संख्या में है, क्रिश्चियन कम्युनिटी मेजोरिटी में है। लेकिन ईसाई धर्मानुयायी दो वर्गों में बंटे हुए हैं, दो संप्रदायों में, कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट। लेकिन एक अंतर है, उत्तरी आयरलैंड में कैथोलिक हैं वो गरीब हैं और भेदभाव का शिकार हैं, जबकि प्रोटेस्टेंट हैं वो अमीर हैं। जबकि नीदरलैंड में कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट दोनों में कुछ अमीर हैं तो कुछ गरीब हैं। तो इस प्रकार यहाँ थोड़ा स्थिति में अंतर है। उत्तरी आयरलैंड के संदर्भ में सामाजिक विभिन्नता एक से ज़्यादा स्तर पर पाई जाती है, जिससे विभाजन और गहरा हो जाता है और यही चीज़ समाज में विविधता पैदा करती है। जबकि नीदरलैंड में कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट तो हैं, लेकिन कोई एक वर्ग पूरी तरह अमीर या गरीब की श्रेणी में नहीं आता है, जिससे यह धार्मिक विभिन्नता स्पष्ट तौर पर समाज में विविधता को जन्म नहीं देती है। तो इस प्रकार स्पष्ट है कि सामाजिक विभिन्नताएं जैसे जैसे बढ़ती हैं, एक दूसरे से गुंथ जाती हैं, तो एक गहरे सामाजिक विभाजन को पैदा कर देती हैं, जैसे नॉर्दर्न आयरलैंड में देखने को मिला। जबकि एक सी सामाजिक असमानताएं कई समूहों में मौजूद हों, तो फिर भी एक समूह के लोगों के लिए दूसरे समूह से अलग पहचान बनाना मुश्किल हो जाता है, जैसा हमें नीदरलैंड में देखने को मिला। तो आज की तारीख में सभी समाजों में कई किस्म के विभाजन दिखाई देते हैं। देश बड़ा हो या छोटा, इससे कोई खास फर्क नहीं पड़ता। सामाजिक विभिन्नता, सोशल डिफरेंसेस पाए जाएंगे। इतना हो सकता है कि बड़ा देश है तो वहाँ डाइवर्सिटी ज़्यादा हो सकती है, वहीं छोटा देश है तो ये डिफरेंसेस कम हो सकते हैं, लेकिन सोशल डिफरेंसेस ज़रूर देखने को मिलेंगे। और आज वैश्वीकरण के दौर में जब एक देश से दूसरे देश में लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, अतः दुनिया में अधिकतर देश बहुसांस्कृतिक यानी मल्टीकल्चरल हो गए हैं, तो ऐसे में विविधता सभी समाज में पाई जाती है। सोशल डिफरेंस को एक एग्जाम्पल द्वारा और समझते हैं। कई बार हमें ऊपरी तौर पर यह डिफरेंसेस दिखाई नहीं देते, जैसे उत्तरी आयरलैंड और नीदरलैंड में एक ही धर्म, ईसाई धर्म के लोग हैं, लेकिन वो कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट में डिवाइड हैं। जैसे भारत में अधिकांश लोग हिंदू धर्म के अनुयायी हैं, लेकिन अलग अलग संप्रदायों में बंटे हुए हैं। एक संप्रदाय विशेष में भी सभी लोग धार्मिक तौर पर एक जैसे नहीं होते। इसमें धार्मिक रीति रिवाज, रिचुअल्स अलग अलग हो सकते हैं, पूजा प्रणालियों में अंतर देखने को मिलेगा। इस प्रकार स्पष्ट है कि किसी भी सोसाइटी में सोशल डिफरेंस मिलेंगे। अगर एक साथ कई स्तर पर सोशल डिफरेंस पाए जाएंगे तो सोसाइटी का वह हिस्सा सोशल डाइवर्सिटी के तौर पर अपनी अलग पहचान बना लेगा। अब हम सामाजिक विभाजनों की राजनीति यानी पॉलिटिक्स ऑफ सोशल डिवीज़न पर बात करें। सामाजिक विभाजन राजनीति को किस प्रकार प्रभावित करते हैं? हाउ डू दीज सोशल डिविजन्स अफेक्ट पॉलिटिक्स? राजनीति का इन सामाजिक विभाजनों से क्या लेना देना है? व्हाट डू पॉलिटिक्स डू टू दीज सोशल डिविजन्स? इन प्रश्नों के उत्तर जानने के लिए एक बार फिर हम उत्तरी आयरलैंड का उदाहरण देखते हैं तो हमें इसका जवाब मिलेगा। उत्तरी आयरलैंड ग्रेट ब्रिटेन का यह हिस्सा काफ़ी लंबे समय से वायलेंट एंड बीटर इथेनोपॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट का शिकार रहा है, यानी यहाँ हिंसा और जातीय कटुता देखने को मिली है। पहले जिक्र कर चुके हैं, उत्तरी आयरलैंड की आबादी ईसाई धर्मानुयायी है, लेकिन दो समुदायों में बंटे हुए हैं, कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट। कैथोलिक हैं वो 44% और नेशनलिस्ट पार्टियां इनका प्रतिनिधित्व करती हैं,
इनकी मांग है कि उत्तरी आयरलैंड को आयरलैंड गणराज्य के साथ मिलाया जाए, जबकि प्रोटेस्टेंट जो हैं वो 53% हैं। प्रोटेस्टेंट वर रिप्रेजेंटेड बाय यूनियनिस्ट पार्टी हु वांट्स टू रिमेन विद यूके। वो ब्रिटेन के साथ रहना चाहते हैं क्योंकि ब्रिटेन मुख्यतः प्रोटेस्टेंट देश है। इस प्रकार यहाँ यूनियनिस्ट और नेशनलिस्ट के बीच कई बार हिंसक टकराव देखने को मिला और सैकड़ों लोग इस टकराव में मारे गए। 1998 में ब्रिटेन की सरकार और नेशनलिस्ट के बीच शांति समझौता यानी पीस ट्रीटी हुई, जिसमें दोनों पक्षों ने हिंसक आंदोलन बंद करने की बात तय की। सामाजिक विभाजनों की राजनीति जानने के लिए एक और उदाहरण देखें, यूगोस्लाविया का। दुनिया के इतिहास में वक्त के साथ बहुत से मुल्क बने और समाप्त भी हो गए। सरहदों की लकीरें खींची गई और मिटा दी गई। यूगोस्लाविया की भी ऐसी ही कहानी है। कभी यूरोप महाद्वीप में एक देश हुआ करता था यूगोस्लाविया, अब वो वजूद में नहीं है, उसकी सरहदें मिट चुकी हैं। इस देश का इतिहास में तो खूब जिक्र मिलता है, लेकिन दुनिया के नक्शे पर आप इसे नहीं पाएंगे, बल्कि इसकी जगह बहुत से नए देश बन गए हैं। धार्मिक और जातीय विभाजन, रिलीजियस एंड इथनिक डिवीज़न के चलते यूगोस्लाविया का हर वो सूबा आज खुद मुख्तार देश बन चुका है। यानी 1990 में यूगोस्लाविया के टूटने के बाद इससे कई देश बने। इसमें क्रोएशिया, सर्बिया, मोंटेनिग्रो, मैसिडोनिया, बोस्निया, हर्जेगोविना शामिल हैं। सबसे पहले साल 1991 में क्रोएशिया ने खुद को स्वतंत्र घोषित किया था। बाद में एक एक करके यूगोस्लाविया टुकड़ों में टूटता चला गया और स्वयं का अस्तित्व समाप्त हो गया। इस प्रकार यूगोस्लाविया का दुखद अंत हुआ। इतिहास पर नज़र डालें तो 1947 में भारत के धार्मिक आधार पर टूटकर पाकिस्तान का निर्माण हुआ। इसके बाद फिर पाकिस्तान के भी दो टुकड़े हो गए। 1971 में दुनिया के नक्शे पर बांग्लादेश के रूप में एक और मुल्क वजूद में आया। तो इन तमाम उदाहरणों को देखने के बाद कुछ लोग यह निष्कर्ष निकालते हैं कि राजनीति और सामाजिक विभाजन का कोई मेल नहीं होना चाहिए। कंक्लूड दैट पॉलिटिक्स एंड सोशल डिवीज़न मस्ट नॉट बी अलाउड टू मिक्स। इस आधार पर सोचें तो देश का समाज में किसी प्रकार का सामाजिक विभाजन होना ही नहीं चाहिए। अगर सामाजिक विभाजन होगा तो वो सोशल डाइवर्सिटी समूह आगे चलकर अलग देश का निर्माण कर सकता है। लेकिन इसके साथ साथ यह भी सच्चाई है कि हर एक सामाजिक विभाजन राजनीतिक रूप से विभाजन की कगार पर नहीं जाता। यहाँ यह बात गौर करने की है कि प्रत्येक छोटे से छोटे देश में भी सोशल डिफरेंसेस पाए जाएंगे, लेकिन प्रत्येक सामाजिक विभाजन देश का विखंडन नहीं करता है। तो फिर ऐसी क्या बात है कि कहीं तो सामाजिक विविधता देश के विभाजन के तौर पर सामने आती है, तो कहीं सामाजिक विविधता होते हुए भी देश का विभाजन नहीं होता है। तो आइए जानते हैं कि सामाजिक विभाजनों की राजनीति का परिणाम किन चीज़ों पर निर्भर करता है। सो देयर आर 3 क्रूशियल फैक्टर्स इन डिसाइडिंग द आउटकम ऑफ पॉलिटिक्स ऑफ सोशल डिविजन्स। 3 चीज़ें या फैक्टर हैं या आयाम हैं जिनसे तय होता है कि सामाजिक विभाजनों के राजनीतिक परिणाम क्या होंगे। तो आइए इस चैप्टर के लास्ट टॉपिक सोशल डिवीज़न के राजनीति का परिणाम तय करने वाले 3 कारकों या फैक्टर्स के बारे में पढ़ें। पहली चीज़ है कि लोगों में अपनी पहचान के प्रति आग्रह की भावना, हाउ पीपल परस्यू देयर आइडेंटिटीज़। ऐसे में 2 स्थितियां हो सकती हैं। पहली स्थिति कि अगर लोग खुद को सबसे विशिष्ट और अलग मानते हैं तो इसके लिए दूसरों के साथ तालमेल बैठाना बहुत मुश्किल हो जाता है। दूसरी स्थिति में अगर लोग अपनी बहुस्तरीय पहचान यानी मल्टीपल आइडेंटिटीज़ के प्रति सचेत हैं और उन्हें राष्ट्रीय पहचान नेशनल आइडेंटिटी का हिस्सा या सहयोगी मानते हैं, तब कोई समस्या नहीं होती। तो इस प्रकार स्पष्ट है कि लोगों में अपनी आइडेंटिटीज़ के प्रति कैसी भावना है, इस बात पर निर्भर करता है कि विविधता विभाजित होगी या नहीं। उदाहरण के तौर पर हम देखें, हम खुद को पहले भारतीय मानते हैं, फिर किसी प्रदेश, क्षेत्र, भाषा समूह
या धार्मिक और सामाजिक समुदाय का सदस्य मानते हैं, तब तो ठीक है, सोशल डिफरेंसेस के साथ हम तालमेल बैठाकर एकजुट रह सकते हैं। अगर इसका उल्टा सोचने लगें, यानी अपनी व्यक्तिगत पहचान, धर्म, भाषा, क्षेत्र के बारे में पहले सोचें और देश के बारे में बाद में सोचें, तो ऐसी स्थिति में सोशल डिवीज़न लीड्स टू पॉलिटिकल डिवीज़न, यानी ऐसी सोच में देश का विभाजन होने की आशंका बढ़ जाती है। तो इस प्रकार स्पष्ट है कि सामाजिक विभाजन राजनीतिक विभाजन में परिवर्तित होंगे या नहीं होंगे, यह सबसे पहले निर्भर करता है देश के लोगों पर, वो अपनी पहचान के बारे में कैसी भावना रखते हैं। दूसरी महत्वपूर्ण चीज़, कारक या फैक्टर है कि किसी समुदाय की मांगों को राजनीतिक दल कैसे उठा रहे हैं। हाउ पॉलिटिकल लीडर्स रेज द डिमांड्स ऑफ एनी कम्युनिटी। उदाहरण के तौर पर देखें, श्रीलंका केवल सिंहलियों के लिए की मांग करना तमिल समुदाय की पहचान और हितों के खिलाफ थी। इसी प्रकार यूगोस्लाविया में विभिन्न जातीय समुदाय के नेताओं ने अपनी जातीय समूह की तरफ से ऐसी मांगें रखना शुरू किया जिन्हें एक देश की सीमा के भीतर पूरा करना असंभव था। परिणाम स्वरूप यूगोस्लाविया डिवाइड होता चला गया। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि लोकतंत्र में राजनीतिक दलों के लिए सामाजिक विभाजनों की बात करना तथा विभिन्न समूह से अलग अलग वायदे करना बड़ी स्वाभाविक सी बात है। राजनीतिक दल विभिन्न समुदायों को उचित प्रतिनिधित्व देने की मांग करते हैं और अपने समुदायों की उचित मांगों को उठाते हैं। अधिकतर देशों में मतदान के स्वरूप और सामाजिक विभाजनों के बीच एक प्रत्यक्ष संबंध दिखाई देता है। सोशल डिविजन्स अफेक्ट वोटिंग इन मोस्ट ऑफ द कंट्रीज। इसके तहत एक समुदाय के लोग आमतौर पर किसी एक दल को दूसरों के मुकाबले ज़्यादा पसंद करते हैं और उसी को वोट देते हैं। कई देशों में ऐसी पार्टियां हैं जो सिर्फ एक ही समुदाय पर ध्यान देती हैं और उसी के हित में राजनीति करती हैं, वोट बैंक पॉलिटिक्स के चलते। तो यहाँ यह समझने की बात है कि राजनीतिक दल भले ही एक समुदाय विशेष की मांग को उठाए, लेकिन देश हित को सर्वोपरि रखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। ऐसी सामाजिक विविधता का परिणाम देश के विभाजन के रूप में देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन दिक्कत तब पैदा होती है जब राजनीतिक दल अपनी राजनीति चमकाने के चक्कर में सामुदायिक हितों को देश हित से ज़्यादा महत्व देना शुरू कर देते हैं। तो इस स्थिति में राजनीतिक दलों की विभिन्न समुदायों की मांग उठाना देश को बांटने का काम कर सकती हैं। तो इस प्रकार स्पष्ट है कि सामाजिक विभाजनों की राजनीति के परिणाम कैसे होंगे, यह इस बात पर भी निर्भर करता है कि राजनीतिक दल किसी समुदाय की मांगों को कैसे उठाते हैं। तीसरी महत्वपूर्ण चीज़ है सरकार का रुख। हाउ द गवर्नमेंट रिएक्ट्स टू डिमांड्स ऑफ द डिफरेंट ग्रुप्स। सरकार इन मांगों पर क्या प्रतिक्रिया व्यक्त करती है, ये बड़ा महत्वपूर्ण फैक्टर है। इस फैक्टर को हम बेल्जियम और श्रीलंका के उदाहरणों से समझते हैं। जैसे बेल्जियम में हमने देखा कि अगर शासन सत्ता में साझेदारी करने को तैयार हो और अल्पसंख्यक समुदाय की उचित मांगों को पूरा करने का प्रयास ईमानदारी से किया जाए तो सोशल डिवीज़न देश के विभाजन के लिए कोई खतरा नहीं बनते। वहीं श्रीलंका के संदर्भ में देखें तो पाते हैं कि अगर गवर्नमेंट राष्ट्रीय एकता के नाम पर किसी ऐसी मांग को दबाना शुरू कर देता है तो देश के लिए नुकसानदायक परिणाम ही निकलते हैं। ताकत के दम पर एकता बनाए रखने की कोशिश अक्सर विभाजन की ओर ले जाती है। अंत में इस प्रकार स्पष्ट है कि सामाजिक विभाजनों की राजनीति का परिणाम तीन चीज़ों पर निर्भर करता है। 3 factors are crucial in deciding the outcome of politics of social divisions. First of all, the outcome depend on how people perceive their identities. लोग अपनी पहचान के प्रति कैसी भावना रखते हैं। Second, it depends on how political leaders raise the demand of any community. राजनीतिक दल के समुदाय की मांगों को कैसे उठाते हैं। Third and last factor, it depends on how the government reacts to demands of different groups. सरकार विभिन्न समुदायों की मांगों के प्रति कैसा रुख अपनाती है।
अगर ये तीनों फैक्टर पॉजिटिव वे में हों तो सामाजिक विविधता में सामंजस्य तालमेल बैठाते हुए मिलजुल कर रहा जा सकता है तमाम विविधताओं के साथ। लेकिन तीनों फैक्टर का नेगेटिव एटीट्यूड हो तो सामाजिक विविधता में टकराव होगा और कई बार सामाजिक असमानताएं इतनी ज़्यादा और गैर बराबरी और अन्याय वाली होती हैं कि उनको स्वीकार करना असंभव है। ऐसी गैर बराबरी और अन्याय इनइक्वलिटीज़ एंड इनजस्टिस के खिलाफ होने वाला संघर्ष कई बार हिंसा का रास्ता भी अपना लेता है, शासन के खिलाफ उठ खड़ा होता है और देश का विभाजन भी हो जाता है। तो इस प्रकार ये हमारा चैप्टर डेमोक्रेसी एंड डाइवर्सिटी समाप्त होता है। डिटेल से हमने एक एक बात को जाना है, समझा है। फिर भी कोई दिक्कत हो तो आप कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, क्लियर करेंगे। थैंक यू।